जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो आपके घर से लेकर पॉकेट से लेकर सब जगह के लिए बेहद जरूरी हैं, जिनका तारीफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्तियों ने किया था, जिनके बारे में यूनाइटेड नेशन 2007 से ही उनके जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। जी हाँ, तो आज है कौन सा, गांधी जयंती। तो सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग गांधी जी के बारे में डिटेल में जानेंगे बहुत सारी बातें। तो गांधी जी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अब बिल्कुल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। उनके पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी का शादी 13 साल की उम्र में हो जाता है कस्तूरबा गांधी से, और शादी के बाद गांधी जी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए चले जाते हैं। कहां पर, लंदन में बैरिस्टर बनने के लिए। गांधी जी जब वहां से बैरिस्टर बनकर के आते हैं, गांधी जी लंदन में जाते हैं। हालांकि 1888 में लंदन जाते हैं और 1891 में वापस आते हैं। फिर गांधी जी वापस आने के बाद भारत में उन्होंने वकालत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता कुछ नजर नहीं आ रही थी। ठीक, फिर गांधी चले जाते हैं इंडिया से कहां पर, अफ्रीका। तो अफ्रीका जब गांधी जी जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका 1893 में गांधी जी अफ्रीका की जर्नी करते हैं। दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में जाते हैं। ठीक है, उसके पहले गांधी जी के बारे में 3 चीजें और जान लीजिए। जैसे गांधी जी के यहाँ पर देख लेंगे, उनके जीवन में जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, गोपाल कृष्ण गोखले, ये 3 व्यक्तियों का काफी योगदान है। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव कहलाते हैं, निजी सचिव। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर माने जाते हैं। अब गांधी जी जब लंदन जाते हैं, लंदन से वापस आ गए और वापस आने के बाद चले जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में काम करने के लिए गांधी जी जाते हैं। फिर गांधी जी के अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक घटना होती है कि गांधी जी को फर्स्ट क्लास में, गांधी जी जब ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, जबकि उस समय अफ्रीका में नियम था कि केवल यूरोपीय व्यक्ति ही प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा को इनवैलिड माना जाता, मतलब उस यात्रा को सही नहीं माना जाता था। तो गांधी जी प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे और डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। और डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे तो गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर धक्के मार के नीचे उतार दिया गया। ठंड का महीना था। गांधी जी जब अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास है पीटर मारिसबर्ग, तो गांधी जी को पहली बार ये फीलिंग आया बड़े अच्छे वाला कि भाई एक भेदभाव कैसा होता है। फिर गांधी जी ने अफ्रीका में ही लियो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, नटाल कांग्रेस की स्थापना की, बोअर युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिया। ठीक, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, अंग्रेजों के लिए ही करवाया। ठीक है, और इवन इधर प्रथम विश्व युद्ध, समय के साथ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। गांधी जी वापस जब इंडिया आ जाते हैं, गांधी जी वापस इंडिया आ गए, और जब इंडिया आते हैं तो डेट होता है क्या, 9 जन 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। और वापस आते हैं गांधी जी इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी ने इधर आप कह लीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिए थे। तो तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया था जिसे कैसरे हिंद की उपाधि कहते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को नवाजा गया अच्छा खासा। और ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जॉर्ज पंचम ने उन्हें उपाधि दिया था। फिर गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, वहां पर गांधी जी को एक तरीके से कह लीजिए, गांधी जी अफ्रीका में जो काम करते थे, जितने आंदोलन करते थे, वो नेचुरल रूप से उसका प्रसारण भारत पे चल रहा था, लोग जान रहे थे। मतलब गांधी जी अफ्रीका में आंदोलन करते और उसका प्रसारण भारत में देखने को मिलता है। फिर गांधी जी इंडिया में जब आ गए तो धीरे धीरे लोगों का जो एक आंदोलन छोटा सा चल रहा था, पहले ही भारत में थोड़ी भूमिका बना चुके थे बाल गंगाधर तिलक जी, उस आंदोलन को एक रेस मिलने की जरूरत है। और रेस देते हैं कौन, मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी राष्ट्रपिता जी। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को इनवाइट करते हैं कौन, राजकुमार शुक्ला, लखनऊ अधिवेशन के दौरान। फिर राजकुमार शुक्ला जी जब इनवाइट करते हैं तो गांधी जी वहां जाते हैं और 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो कि गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता। और यह आंदोलन सफल रहा। 3 कठिया पद्धति को लेकर के आंदोलन था। किसानों से 3/20वें भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो गांधी जी वहां पर जाते हैं और ये पहला आंदोलन गांधी जी का सक्सेसफुल हो जाता है। उनकी बात मान ली, लेकिन ये छोटा आंदोलन था, रीजनल, लेकिन पहली सफलता तो नजर आई। सबसे बड़ी बात
दूसरा, अहमदाबाद में प्लेग बोनस को लेकर के खूब बड़ा आंदोलन चल रहा था 1917 के लास्ट में, 1917-18 दोनों कह सकते हो आप। तो यहां पर आंदोलन चल रहा था, गांधी जी यहां पर जाते हैं और पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, हंगर स्ट्राइक किया था 1917 में, यहाँ पर अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान। और ये भी स्ट्राइक गांधी जी का क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। यहां के लिए गांधी जी को इनवाइट करने के लिए कौन थी, अनुसुईया बेन, अंबालाल साराभाई जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों का यहां पर गांधी जी को साथ मिलता है। फिर गांधी जी अपने अगले आंदोलन की तरफ चले जाते हैं खेड़ा। खेड़ा में किसानों की फसल खराब हो चुकी थी, अंग्रेज यहां से कर ले रहे थे, जबरदस्ती कर में वृद्धि कर चुके थे। गांधी जी यहां पहुंचते हैं और गुजरात में जो खेड़ा आंदोलन है वहां पर गांधी जी के पहुंचने से पहले ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि समस्या का सलूशन निकाल चुके थे, लेकिन गांधी जी पहुंचते हैं तो ये पूरा आंदोलन फिर से सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये लगातार गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, गांधी जी का लक्ष्य भी काफी इजी होता जा रहा था, चीजें सब कुछ स्मूथली चल रही थी। फिर उसी दौरान एक घटना घटती है जिसे कहा गया, एक एक्ट आ जाता है रोलैक्ट एक्ट, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी, गांधी जी के पैरेलल में क्रांतिकारी मूवमेंट भी चल रहे थे। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए रोलैक्ट एक्ट आता है, जिसका अध्यक्ष था सिडनी रोलैक्ट। इसमें क्या था, बिना वकील बिना दलील किसी को पकड़ो, उठाओ, सीधे जेल में डालो, इसीलिए इसे कहा गया क्या, ब्लैक एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने और कांग्रेस की पूरी टीम ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। पंजाब के अमृतसर में जो कांग्रेस के मेन लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाई गई थी, और यह मीटिंग बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में कि उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए, मतलब जलियांवाले बाग में उनको जब अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट करने के बाद जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को कि भाई इन्हें किसी भी तरीके से छुड़ाया जाए, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को। तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। जलियांवाले बाग में जनरल डायर आता है, जिसको ऑर्डर माइकल ओ डायर सारी पावर दे देता है कि चलो जाओ भाई, जिससे भीड़ को कैसे भी करके कंट्रोल करो। जलियांवाले बाग में बड़े क्रूर तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 1000 से 1100 लोग मारे गए। लेकिन हंटर कमेटी कहती है अपनी रिपोर्ट में कि नहीं, सिर्फ 379 लोग मारे गए। इससे पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक, इस घटना का पूरे देश में निंदा होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागनी शुरू कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर, सर शंकर नैयर ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया, और गांधी जी जैसे और बहुत सारे नेता थे सब आंदोलन करने लगते हैं। इधर खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। खिलाफत आंदोलन भारत का आंदोलन नहीं था, भारत से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, लेकिन यह मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्ट था। गांधी जी इसे अवसर के रूप में देख रहे थे कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसे हिंदू मुस्लिम को दोबारा एक करने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। गांधी जी इस आंदोलन में जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको स्टार्ट करते हैं जो है दो लोग। ठीक, दो लोग इसे स्टार्ट करते हैं जिन्हें अली ब्रदर कहा जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई इसको मिलकर के स्टार्ट करते हैं आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के पैरेलल में चलता रहा, और एक जो अवसर चाहते थे गांधी जी हिंदू मुस्लिम की एकता के रूप में, तो उसे देखते हैं। इधर गांधी ने कहा ये छोटे छोटे आंदोलन बहुत हो गए, अब पूरे भारत लेवल पर, इंडिया लेवल पर आंदोलन चलाएंगे। तो गांधी जी ने पहला जन आंदोलन चलाया जिसे कहा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यह आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। लेकिन यह आंदोलन के दिन सेम एक महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर, महान क्रांतिकारी शब्द हमने इसलिए कहा क्योंकि वो गरम दल के नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी की 1 अगस्त को डेथ हो गई। फिर ये हुआ आंदोलन स्टार्ट रखा जाए कि नहीं रखा जाए, फिर आंदोलन को कंटिन्यू किया गया। यह आंदोलन जब अपने पीक पर पहुंच रहा था, उसी दौरान एक घटना हो जाती है चौरी चौरा की घटना। गांधी जी ने इसी दौरान गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि वगैरह सब कुछ त्याग दिया था, अंग्रेजों को वापस दे दिया कि ये फालतू है। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हो जाती है, और इस घटना में सबसे बड़ी बात होती है कि 22 पुलिस वालों को और उनके साथ एक और ऐड कर दीजिए 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जला दिया गया तो इसकी निंदा पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगती, इवन पूरे भारत सहित सब जगह होने लगता है कि अंग्रेजों को गांधी अहिंसा के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। तो चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर लंबे समय तक गांधी जी रचनात्मक कार्यों में जुड़ गए, लंबे समय तक। फिर गांधी जी की प्रॉपर तरीके से मूवमेंट में वापसी होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।
यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। इस दौरान गांधी जी क्या करते हैं, अपने 78 फॉलोवर्स के साथ, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी चल पड़ते हैं कहां पर, नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए। 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन स्टार्ट होता है और पूरा 241 मील की यात्रा करते हैं, एक दिन में 10 मील की यात्रा करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके समर्थक पहुंच गए और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाते और नमक कानून तोड़ देते हैं। अब इस कानून का उल्लंघन, मतलब जब नमक कानून तोड़ देते हैं, और नमक कानून तोड़ने के बाद इस घटना को पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में इसे कहा गया जिया तरंग आंदोलन, नॉर्थ वेस्ट में कहा गया कौन सा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने आंदोलन किया, मतलब पूरे भारत में आंदोलन करने शुरू हो गया। फिर जब अंग्रेजों को डर लगने लगा कि गांधी अगर इसी तरह से आंदोलन करते रहे तो मामला खराब हो जाएगा, ब्रिटेन पे प्रेशर पड़ने लगा। उस समय जो भारत के वायसराय थे उनसे समझौते के लिए कहा गया। परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब गांधी इरविन समझौते में कई सारी चीजें देखने को मिलती है। इसमें कहा गया अगर कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले, सबसे पहला पॉइंट कहा गया। दूसरा, गांधी जी अपना जो आंदोलन चला रहे हैं इसे स्थगित करें। गांधी जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसमें भगत सिंह को बचाने जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ था। अब गांधी जी बड़े ही अवसरवादी थे, हमेशा ध्यान रखिएगा, संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति पे गांधी बाबा विश्वास करते थे। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है, कहां पर, लंदन में, और ये स्टार्ट होता है केवल 7 सितंबर 1931 को। जब सेकंड राउंड टेबल कहां पर स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। गांधी जी भाग लेने के लिए जाते, गांधी जी की खूब बुराई की जाती वहां पर। अर्धनंगा फकीर तक गांधी जी को कहा गया, देशद्रोही फकीर जैसी संज्ञा दी गई। गांधी जी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं और गांधी जी ने कहा जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। गांधी जी ने अपने देश की शान को गिरने नहीं दिया और समझौता जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होने की संभावना थी वो समझौता खत्म हो गया। गांधी जी वापस तो आते हैं, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने, सेकंड राउंड, उसके बाद में गांधी जी सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी को अरेस्ट करके पूना के अरवदा जेल में डाल दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार को समझ में आया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्युनल हो गया था, उसी आधार पे फेल हुआ, तो उन्होंने गेम खेला, और गेम क्या था, कम्युनल अवार्ड का। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो भारत में जाति पाति के धर्म के नाम पर बिल्कुल भटकाना चाहता था और एक अवार्ड भेजा जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, कि दलित को एक अलग इलेक्शन सेक्टर दिया जाएगा। लेकिन गांधी बाबा तो गांधी बाबा ठहरे। गांधी जी ने क्या किया, इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया जेल में ही। और उस समय दलित वर्ग के सबसे बेहतरीन जानदार शानदार लीडर के रूप में कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच एक समझौता होता जिसे कहा गया पूना पैक्ट। अंग्रेजों की इस समझौते से जो मंशा थी भारत को तोड़ने की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, वो खत्म हो जाती है और गांधी जी आमरण अनशन अपना तोड़ देते हैं। इधर कांग्रेस में एक और समस्या आ जाती है त्रिपुरी संकट की, और इस त्रिपुरी संकट की वजह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में एक दरार आ जाता है, वैचारिक मतभेद आ जाता है। और बोस जी ने त्रिपुरी संकट में, क्योंकि पट्टभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच इलेक्शन होता है, पट्टभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे और वैचारिक मतभेद के कारण पट्टभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सदैव के लिए कांग्रेस से वो अलग हो गए। अब पूरी तरह से कमान केवल किसके हाथ में आ गई, मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता के हाथों में। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कहने लगा कि भारत के लोग हमारे साथ, और हम लोग कहते हैं उनके साथ नहीं है। फिर नेताओं को मनाने के लिए पहला ऑफर आया भारत वालों के पास, अगस्त ऑफर, कि भाई सपोर्ट करिए। 8 अगस्त 1940 में गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा। गांधी जी ने कहा उसके ब्रिटेन के इस कैरेक्टर के, जबरदस्ती ब्रिटेन कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया वाले हमारे साथ हैं, हम लोग कहते हैं हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमारे नेताओं को मनाने के लिए ऑफर पे ऑफर आते हैं। फिर इधर व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को कहा कि सभी लोग अकेले अकेले सत्याग्रह करो, उसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले सत्याग्रही बनते हैं कौन, विनोबा भावे जी। अब आंदोलन पे आंदोलन, क्रिप्स मिशन को भेजा गया कि भाई आप जाइए गांधी और कांग्रेस के सभी लीडर्स को मनाइए, सभी पार्टियों को। क्रिप्स से बढ़िया अच्छा प्रपोजल लेकर के आते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि यह पोस्ट डेटेड है, यह प्रपोजल पोस्ट डेटेड है,
जो हमें चाहिए था वो हमने 1920 में मांगा था, वो हमने 1930 में मांगा था, अब तो 1932 हो गया। अब इसका कोई अर्थ नहीं रहा। अब कंप्लीट और इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तत्काल आजादी चाहिए। फिर गांधी जी लग जाते हैं बोले आंदोलन की तरफ, जिसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसे 9 अगस्त को शुरू किया गया। 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में प्रपोजल पारित होता है और गांधी जी का फाइनल स्लोगन आता है, डू और डाई, करो या मरो। सोचो कितना 10-10 सालों का गैप लेकर के आंदोलन कहीं ना कहीं गांधी जी स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े समझदारी के साथ आंदोलन स्टार्ट करते गांधी जी। ये फाइनल आंदोलन था। गांधी जी ने कहा डू और डाई, करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लो या तो इसकी आजादी में अंग्रेज अपने प्राण को त्याग दो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, डू और डाई, करो या मरो। भारत के लोग करो या मरो का मीनिंग तमाम सारा निकलने लगा और यह आंदोलन पूरे देश में अहिंसा कम हिंसा ज्यादा होने लगा और पूरा देश आजादी के कगार पे आ गया। मतलब धीरे धीरे करके आजादी, ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर और इंडिया आजादी के कगार पर आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, ब्रिटेन सत्ता को ट्रांसफर करने का प्रयास करने लगा। दुनिया भर के छोटे छोटे प्लान आने लगे और फाइनल प्लान आता है माउंटबेटन योजना और 1946 में, और इस योजना के तहत हमारा देश क्या हो जाता, आजाद कर दिया जाता है। तो अब ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, उनके जयंती को हम सभी लोग पूरे मन से, पूरे सद्भावना से सेलिब्रेट करेंगे और आप सभी लोग इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करिए। खान ग्लोबल और पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट करना है, सभी को मिल करके सेलिब्रेट करना है और इस गांधी जयंती 155वीं गांधी जयंती को हम लोग अच्छे से मनाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।